ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करता हूँ कि सारे अच्छे होंगे। यस सर, गुड इवनिंग। ओके, लास्ट टाइम हम लोग जीएसटीआर ऑफलाइन टूल के ऊपर काम कर रहे थे। कई चीजें हम लोगों ने उसमें कर ली थी। आज हम बाकी की आगे करेंगे। इसको लॉग इन कर लेते हैं पहले। लॉग इन करने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड में अगर हमने फाइल कर दी है फिर सितंबर में हमें काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने B2B B2C जो थे हमारे स्मॉल और लार्ज इनवॉइस, ये हमने कर लिए थे। आज हम सीखेंगे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और नील रिलेटेड अगर सप्लाई है तो उसको कैसे लिखना, उसको हमने कैसे ऑफलाइन टूल के अगेंस्ट जो है वो कैसे यूज करना है। सबसे पहले हम ऑफलाइन टूल ओपन कर लेंगे। ऑफलाइन टूल ओपन करने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे। हम लोग न्यू पे जिसकी हम रिटर्न भर रहे हैं उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे डालेंगे। हमारा जीएसटी नंबर जो है वो ये है, तो वो आप जीएसटी नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लेंगे 25-26, और जिस मंथ की आप टैक्स रिटर्न भर रहे हैं वो टैक्स मंथ सिलेक्ट कर लेंगे। सितंबर है तो सितंबर भी कर लेंगे। फिर सीज टैक्स पेयर, इसको नो कर देंगे। टैक्स पेयर क्वार्टरली नो हो जाएगा। और अगर 5 करोड़ से अबव की टर्नओवर है तो यस करना है, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इनवॉइसेस हमारे पहले से ही इसके अंदर इंक्लूड हो रखे हैं। तो अगर आपने इनको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज व्यू समरी करना है तो व्यू समरी में जाके इनको देख सकते हैं। ठीक है ना। तो हम इसको डिलीट नहीं कर रहे हैं, इन दोनों इनवॉइसेस को हम वैसे ही रहने देने चाहते हैं। इसका हमने जब ये जीएसटी ऑफलाइन टूल हमने जब डाउनलोड किया था तो हमें उस फोल्डर में जाना है। उस फोल्डर के अंदर बाकी सारी फाइल्स जो होती हैं वो बनी होती हैं, तो वो फोल्डर को हमने ओपन कर लेना है। जीएसटी ऑफलाइन टूल का फोल्डर जो है वो ये वाला था। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था कि जो जो फाइल्स में हम काम करने जाते हैं हम लोग उसको बाहर पेस्ट करते जाते हैं। अदरवाइज आप जीएसटी ऑफलाइन टूल में क्लिक करिए, सेक्शन वाइज C3 में जाइए, GSTR1 में जाइए, और यहाँ पे ये सारी फाइल्स आ रही है जिसके अंदर आपको जो भी आपने सेक्शंस को भरना है उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने नील रिलेटेड सप्लाईज को भरना है अगर, या एक्सपोर्ट इनवॉइसेस भरने हैं, तो हम एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए आप अगर चेक करेंगे 06 एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, तो इसमें थोड़ा सा कभी कभी होता है कि आपको वो एग्जैक्ट वो चीज नहीं मिल पाती है। तो एक्सपोर्ट के लिए EXP ये जो है ये एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए होता है। हम इसको ओपन कर लेते हैं एक बारी। ओके, हम इसको यहां ओपन नहीं करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और ऑफलाइन टूल में बाहर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है। और इसी तरह नील रिलेटेड है, नील रिलेटेड सप्लाई जो है वो 8A 8B 8C जो है, इसको भी यहाँ पे ढूंढने में शायद आपको मे भी दिक्कत है, पर नील रिलेटेड के लिए जो होता है इसमें यह है ई कॉमर्स GSTR1 में जाइए और यहाँ पे ये सारी फाइल्स आ रही है जिसके अंदर आपको जो भी आपने सेक्शंस को भरना है उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने नील रिलेटेड सप्लाईज को भरना है अगर, या एक्सपोर्ट इनवॉइसेस भरने हैं, तो हम एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए आप अगर चेक करेंगे 06 एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, तो इसमें थोड़ा सा कभी कभी होता है कि आपको वो एग्जैक्ट वो चीज नहीं मिल पाती है। तो एक्सपोर्ट के लिए EXP ये जो है ये एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए होता है। हम इसको ओपन कर लेते हैं एक बारी। ओके, हम इसको यहां ओपन नहीं करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और ऑफलाइन टूल में बाहर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है। और इसी तरह नील रिलेटेड है, नील रिलेटेड सप्लाई जो है वो 8A 8B 8C जो है, इसको भी यहाँ पे ढूंढने में शायद आपको मे भी दिक्कत है, पर नील रिलेटेड के लिए जो होता है इसमें यह है ई कॉमर्स एग्जेम्प्टेड
ये वाला जो होता है ये रिलेटेड वगैरह के लिए जो हो जाता है, ये देखिए। तो हम इसको भी कॉपी कर लेंगे और ऑफलाइन टूल में यहाँ बाहर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमने एक्सपोर्ट इनवॉइसेस भरने हैं। तो एक्सपोर्ट इनवॉइसेस भरने के लिए आपको पता है कि हमें सारी डिटेल्स चाहिए होती है। तो वो सारी डिटेल्स जो जो थी आपने पहले शीट के अंदर वो डिटेल्स को भर लेना है। अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे इनवॉइसेस, इनवॉइस की नंबर, इनवॉइस डेट, पोर्ट कोड, शिपिंग बिल नंबर, फिर ये सारी चीजें जो है उसके अंदर हमें भरनी होती है। तो वो कैसे भरनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक्सपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ पे डाटा पहले से ही फिलअप है, तो आप इसको पहले डिलीट कर लेंगे। और अगर आपको डिलीट नहीं करना है तो इसको क्लियर कंटेंट भी कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें सिर्फ एक जो है वो रखूंगा, बाकी मैं डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, आपने जो भी डाटा एक्सपोर्ट का कॉपी पेस्ट करना है या एक्सेल से जो भी कॉपी पेस्ट करना है वो आपने इसी फॉर्मेट में पेस्ट करना है। जो ये हेडिंग्स आ रही है इसी हेडिंग के अंदर आपने उसको पेस्ट करना है। यहाँ पे देखिए पहला कॉलम जो है वो एक्सपोर्ट टाइप है। तो एक्सपोर्ट टाइप में जो भी आपका एक्सपोर्ट टाइप होगा वो यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि ये है WOPAY। तो अगर किसी को ये नहीं क्लियर हो रहा है कि एक्सपोर्ट टाइप वहां पे क्या लिखना है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि WAPA जो रिफंड जो भी आपका टैक्स का जो भी टाइप है वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है या विद पेमेंट ऑफ टैक्स है। ठीक है ना, ये जो WOP है ये विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है। ठीक है, ये देखिए WPAY इसका मतलब है विद पेमेंट ऑफ टैक्स और WOPAY इसका मतलब है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो जब भी आप एक्सपोर्ट इनवॉइसेस बना रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पे हमारा जो कॉलम आता था, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर कंफ्यूजन कहीं हो रही है किसी को अगर, तो यहाँ पे जो हमारा कॉलम आता है ये आता है विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो जो भी आप एक्सपोर्ट इनवॉइसेस बना रहे हैं अगर आपने उसमें टैक्स भी लगा दिया है GST, तो जो GST जो है वो आपको उस वक्त भरना पड़ेगा लेकिन बाद में आपको रिफंड देना पड़ेगा। लेकिन कुछ केसेस रहते हैं जहाँ पे GST लगाने की जरूरत नहीं होती, उसमें विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, तब आपको GST पे भी नहीं करना होगा और ना ही आप GST उसके अंदर एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सेलेक्ट कर रहे हैं। इनवॉइस नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया। इनवॉइस की डेट जो है वो मैं सितंबर डाल रहा हूँ। सितंबर में इसकी 10 लिख लेता हूँ और यहाँ पे डेट आ जाएगी 2025। ठीक है, इनवॉइस वैल्यू जो है वो मैं 1 लाख ले रहा हूँ। ठीक है, पोर्ट कोड आपको अपना पोर्ट कोड जो है वो शिपमेंट वाली डिटेल से पता लगेगा। शिपिंग बिल नंबर जो है वो आपको शिपमेंट वाली डिटेल या पोर्ट, जिस पोर्ट पे आप माल जहां से भेज रहे हैं वहां से पता लगेगा। तो वही नाम और वही पोर्ट कोड जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आप ये गलत लिख देंगे तो आपका जो एक्सपोर्ट का इनवॉइस है उसमें रिफंड लेने में दिक्कत आ जाएगी या फिर उसके अंदर क्लैरिफिकेशन में दिक्कत आ जाएगी आपको। फिर इसके बाद है शिपिंग बिल डेट। शिपिंग बिल डेट जो है वो भी हम सेम रख लेंगे। वैसे जो शिपिंग बिल डेट होती है वो हमेशा सेम नहीं रहती है, वो 5-10 दिन बाद की होती है। तो हम इसको 15 कर लेते हैं क्योंकि जो भी हमारा जो इनवॉइस होता है वो जब शिपिंग बिल के थ्रू जाता है तो उसमें टाइम लगता है, प्रोसेस लगता है, और जब वो वहां पे पोर्ट के ऊपर चला जाता है, पोर्ट के ऊपर जाने के बाद भी वहां पे कुछ जो उनकी फॉर्मेलिटीज होती हैं उनमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं, मिनिमम हफ्ता लग जाता है। तो इसलिए शिपिंग बिल डेट जो होती है वो सेम नहीं होती है। ठीक है, फिर रेट यहाँ पे आ जाएगा। रेट हम यहाँ 18% कर देते हैं। टैक्सेबल वैल्यू जो है वो है 1 लाख। ठीक है, और सेस अमाउंट हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। देखिए अब अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे रेट आप जो लिखेंगे तो टैक्सेबल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू आपकी सेम रहेगी। ठीक है ना, अगर आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हैं तब आपकी इनवॉइस वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कॉपी पेस्ट करोगे डाटा को एक्सपोर्ट इनवॉइसेस वालों को, तो आपने इनको एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है जैसा आपने बिल बनाया है और जो आपने अपने कंप्यूटर में फीड करा है। इसको हम सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव अगर आपका CSV फाइल है तो उसी में सेव कर लेंगे। इसके बाद अगर आपको लोकेशन नहीं पता चल रही है तो आप लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इस पे सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज में ये GST ऑफलाइन टूल जो था यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जाके EXP ये जो एक्सपोर्ट का इनवॉइस है ये आप सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर अगर आपने अपना नाम कोई देना है तो अपना नाम EXP में 1 कर देता हूँ, ये हम डाल सकते हैं।
लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मेट होगा वो CSV कॉमा डिलीटेड वाले फॉर्मेट में होना चाहिए और किसी फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। एक्सेल 2003, 2000 वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक, ये किसी फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो जीएसटी ऑफलाइन टूल में वो अपलोड नहीं होगा। तो आपने इसको यही रखना है, CSV कॉमा डिलीटेड, जो कि ये वाला होता है। ठीक है, अब आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका जो है ये एक्सपोर्ट की इनवॉइसेस की जो डिटेल है वो सारी इसके अंदर CSV फाइल में बन गई है। इसमें आप जितने मर्जी एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑफलाइन टूल में जाएंगे, ऑफलाइन टूल में बैक पे जाएंगे, इंपोर्ट फाइल करेंगे। इंपोर्ट फाइल में यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट सिलेक्ट करना है, यानी कि एक्सपोर्ट इनवॉइसेस 6A, ये सिलेक्ट करना है। तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया 6A, फिर आप इंपोर्ट CSV करेंगे तो वो आपसे लोकेशन पूछेगा। तो अगर आपको लोकेशन नहीं पता है तो वो एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर लोकेशन एग्जैक्टली आपको पता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैंने जीएसटी ऑफलाइन टूल में सेव करा था, ये देखिए ये टाइम भी आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। इस पे एक्सपोर्ट 1 ये वाला जो है ये सिलेक्ट कर लेंगे। ये फाइल वैसे दोनों सेम ही है, मैंने सिर्फ उसको एग्जैक्टली वही नहीं रखने के लिए एक्सपोर्ट 1 लिखा था। तो मैं एक्सपोर्ट 1 पे क्लिक कर लेता हूँ, ओपन करूंगा मैं। ओपन करने के बाद ये मैसेज पूछेगा, इसमें आप यस कर देंगे। तो अगर देखिए यहाँ पे सक्सेस लिखा आ गया तो यानी कि आपका एक्सपोर्ट का इनवॉइसेस जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। आपने चेक करना है तो आप व्यू समरी में जाएंगे। व्यू समरी में अगर आप चेक करेंगे एक्सपोर्ट इनवॉइसेस जो है वो आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गए। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है कि आपने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सेलेक्ट किया था, तो इसलिए टैक्स के अमाउंट जो है वो 0 है। ठीक है ना, यहाँ पे 000 का मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको आपने एक्सपोर्ट इनवॉइस जो है वो गलत इंपोर्ट कर दिया है। आपने सही करा है लेकिन टैक्स उसमें नहीं था, तो इसलिए 00 है। अगर आपको ज्यादा डिटेल में जाना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में, तो आपका एक्सपोर्ट इनवॉइस की सारी डिटेल देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगी। टैक्सेबल वैल्यू, इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, ये सारे जो है डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये था एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए। अब हम आते हैं एग्जेम्प्ट में, यानी कि नील रेटेड। नील रेटेड जो इनवॉइसेस होते हैं वो कैसे बनते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको GST ऑनलाइन में आपको सिखाया था कि नील रेटेड वाले सप्लाईज जो होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट तरह की होती हैं। कुछ सप्लाईज जो होती हैं वो प्रॉपर नील रेटेड होती हैं, कुछ एग्जेम्प्ट होती हैं और कुछ नॉन GST सप्लाईज होती हैं। तो आपने इन कॉलम्स को जो भरना है वो बड़े ध्यान से भरना है। और आपने जिनको भी ये सप्लाईज करी है, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, तो वो कॉलम आपने यहाँ पे एग्जैक्टली वही भरने हैं टोटल में। ठीक है, तो जब हम ये वाली फाइल ओपन करेंगे तो ये फाइल जो है हमारी ऐसे ओपन हो जाएगी। आपने इस फाइल में अपनी फिगर्स को यहाँ पे लिख देना है। मैं यहाँ पे तीनों में एक एक नाम भर रहा हूँ। नील रेटेड में मैं यहाँ पे 1000 कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्प में ये जो नील रेटेड है ये मैंने करा है इंटर स्टेट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है ना, यानी कि अगर आपने कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो बाहर आउट ऑफ स्टेट का है, उसको आपने नील रेटेड इनवॉइस दिए हैं, तो ये इनवॉइस वो वाले आ जाएंगे। ठीक है, इनको मैं डिलीट कर देता हूं कंफ्यूजन हटाने के लिए। ठीक है, फिर अगला है इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आपने इंट्रा यानी कि सेम स्टेट में सप्लाई करी है रजिस्टर्ड पर्सन को, लेकिन इस बारी मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वो एग्जेम्प्टेड वाली कर रहा हूँ, तो आप एग्जेम्प्टेड वाले कॉलम में लिख लेंगे। देखिए इन कॉलम्स में आपको सिर्फ इनका ध्यान रखना है, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड, नॉन जीएसटी। अगर इसमें आपके साथ गलती हो भी जाए तो आप इसको अमेंडमेंट में जाके उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये वाली सप्लाई जो है वो एग्जैक्टली वही लिखनी है। ठीक है, फिर तीसरा है इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि आउटसाइड द स्टेट आपने किसी को सामान बेचा है लेकिन वो पर्सन के पास जीएसटी नंबर नहीं था, तो वो इसलिए अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे हम नॉन जीएसटी सप्लाई में हम 1000 लिख देते हैं। ठीक है, और लास्ट है इंट्रा स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि विद इन द स्टेट आपने ये सप्लाईज करी हैं और वो जो पर्सन है या फिर वो जो आइडेंटिटी है वो रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है वो, उसके बाद जीएसटी नंबर नहीं है। तो ये मैं अभी इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूं। मैं इसको हम सेव कर लेंगे। अगर आप चेक करेंगे कि इसके अंदर भी टेक्स्ट की कोई वैल्यू नहीं आती है, इसको जब हमने सेव कर लिया तब हम ऑफलाइन टूल में जाएंगे। ऑफलाइन टूल में जाने के बाद यहाँ पे हम बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद इंपोर्ट फाइल करेंगे। इंपोर्ट फाइल में
यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने नील रेटेड इनवॉइस जो है वो अपलोड करने हैं। तो अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे नील रेटेड इनवॉइसेस जो है वो ये वाला कॉलम है। तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इंपोर्ट सीएसवी करना है। इंपोर्ट सीएसवी में आपने वही फाइल लेनी है जो नील रेटेड से मैच खाती है। अगर आप कोई और फाइल लेंगे तो वो उसके अंदर ऐड नहीं होने देगा वो। तो नील रेटेड वाली जो है वो एग्जाम्प वाली ये वाली फाइल है। तो हम इस पे क्लिक कर लेंगे, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे ये पूछेगा वार्निंग करना है या नहीं, तो आप यस कर देंगे। यस करने के बाद अगर सक्सेस आ जाता है तो इट मींस आपके नील रेटेड इनवॉइसेस जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। नील रेटेड वाले इनवॉइस में सिर्फ वैल्यूज जाती है, तो इनवॉइसेस तो नहीं होंगे लेकिन वैल्यूज जो है वो आपकी इसके अंदर अपलोड हो गई है। अगर आपने चेक करना है तो आप व्यू समरी में जाएंगे। व्यू समरी में देखिए यहाँ पे ये नील रेटेड वाले जो है वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप जनरेट करेंगे फाइल तो वहां पे वो उसके अंदर अपलोड नहीं करेगा, वो उसके अंदर अपलोड करेगा वो। ठीक है ना, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए मैं दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए मैंने बैक किया है, बैक में यहाँ पे सारी चीजें आपको दिख रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है वो। ठीक है, यहाँ पे फिर आप GSTR1 में जाएंगे। एक बार आप फिर व्यू समरी कर सकते हैं, यहाँ पे वही सेम आ रही है। आप बैक कर लीजिए, इंपोर्ट फाइल में जाइए। इंपोर्ट फाइल में अब आपने जो भी फाइल बनानी है वो फाइल को उसके अंदर इंपोर्ट करेंगे। अब जो हमारा अगला सेक्शन है वो है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स। ठीक है, ये देखिए ये क्रेडिट और डेबिट नोट जो है रजिस्टर्ड वाले जो है ये आपने ध्यान से भरना है। इसके अंदर आपकी जो वैल्यूज है वो वैल्यूज में भी पॉजिटिव में ना रहे, लेकिन कभी कभी वो पॉजिटिव में होती है, कभी कभी वो नेगेटिव में होती है। पॉजिटिव में वो तब होती है जब वो डेबिट नोट्स आप बना रहे हैं, लेकिन नेगेटिव में वो तब होंगी जब आप क्रेडिट नोट्स बना रहे हैं। तो ये वाली फाइल हम पहले कॉपी पेस्ट कर लेंगे। आपने जीएसटी ऑफलाइन टूल में जाना है। जीएसटी ऑफलाइन टूल में सेक्शन वाइज सीएसवी GSTR1, यहाँ पे क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड जो है वो वाली फाइल आपने सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ दोबारा। ये जो है क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड, यानी कि जिनके पास GST नंबर होते हैं वो वाले क्रेडिट नोट्स हैं यहाँ पे। तो ये क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड यहाँ पे आपको जो मिलेगी वो मिलेगी CDNR, यानी कि क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड। अगर आप CDNQR सेलेक्ट करते हैं तो क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड वाले हो जाते हैं, यानी कि वो हो जाता है 9B वाला कॉलम, ये वाला। तो हम दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला भी और ये वाला। ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पहले हम रजिस्टर्ड वाला जो है उसमें काम करेंगे। रजिस्टर्ड वाले में आपको जो कॉलम्स दिखेंगे वो कॉलम्स कुछ इस तरह दिखेंगे। तो आपने उन कॉलम्स को ध्यान से भरना है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसमें कोई गलती कर दी तो आपके लिए वो क्रेडिट नोट जो है वो वेस्ट हो जाएगा और मे भी शायद आपको अमेंडमेंट करना पड़े या फिर उसके अगेंस्ट एक और क्रेडिट नोट बनाना पड़े रिवर्स करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे सेम जैसे हम लोग B2B के इनवॉइसेस बनाते हैं वैसे ही बनता है। यहाँ पे GST नंबर यहाँ पे चाहिए होगा, रिसीवर का नेम चाहिए होगा, नोट नंबर और नोट डेट। ये जो है ये क्रेडिट नोट का नंबर है और ये क्रेडिट नोट की डेट है। जिस डेट में आपने क्रेडिट नोट काटा है और जिस क्रेडिट नोट का जो भी नंबर है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर नोट टाइप C आ रहा है, देखिए यहाँ पे। देखिए C का मतलब होता है क्रेडिट नोट, लेकिन अगर आप इसको D कर देंगे तो D में हो जाएगा वो डेबिट नोट। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, क्रेडिट नोट में C होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर रिवर्स चार्ज जो है वो लिख देंगे। रिवर्स चार्ज अगर है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। तो मैं इसको नो कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, यहाँ पे नोट टाइप जो है रेगुलर B2B आएगा। ठीक है, नोट वैल्यू आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। नोट वैल्यू जो है वो आपकी टैक्स प्लस टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू में जब हम टैक्स प्लस कर देते हैं वो हमारी नोट वैल्यू होती है। तो सपोज अगर हमने 1 लाख रुपए का हमने कोई बनाया है क्रेडिट नोट, तो 1 लाख रुपए में अगर 18,000 रुपए का जो है उसके ऊपर वो टैक्स लगाया है तो वो टोटल वैल्यू जो हो जाएगी वो 1,18,000 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे रेट वो पूछेगा कि रेट आपने कौन सा लगाना है। तो रेट यहाँ पे देखिए 0.25, 0.25, 0.1, यहाँ पे ये वाले रेट लगे हुए हैं। तो अगर यहाँ पे रेट्स में अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप सिंपल 18 लिख दीजिएगा। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू जो है वो आपकी 1 लाख हो जाएगी। ठीक है,
शॉर्ट मैं 1 लाख की जगह इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए 1000 कर रहा हूँ सिर्फ, यानी कि 1180 यहाँ पे, 18 यहाँ पे और 1000 यहाँ पे, यानी कि 1000 रुपए पे 18% निकालेंगे तो 180 होता है, तो 1180 हो जाएगा। बाकी मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। देखिए जो भी आप कॉपी पेस्ट करेंगे, आपके लिए जो नॉर्मल केसेस जो होते हैं वो इसके अंदर वैल्यूज को ऐसे लिखते हैं। बाकी जो होते हैं जैसे कि अगर आपने कोई भी डीम एक्सपोर्ट करा है या फिर डीम रेगुलर कोई भी अगर आपने किसी और स्टेट में करी है सप्लाई, रिवर्स चार्ज है, तो वो वही कॉलम्स उसके अंदर वैसे एप्लीकेबल होने लग जाएंगे। अदरवाइज जो क्रेडिट नोट सिंप्लीफाइड में बनते हैं 70 to 80% वो फर्स्ट वाले बनते हैं। तो मैं इसको ये चारों बाकी लाइंस को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, अब हम इसको करेंगे इंपोर्ट। सेव करने के बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट में जाएंगे। इंपोर्ट में क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड, ये हमने सेलेक्ट करना है। जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड को, फिर वो पूछेगा इंपोर्ट सीएसवी, तो इंपोर्ट सीएसवी पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट सीएसवी में जाने के बाद क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड, जो हमारी फाइल है वो ये वाली है, क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड वाली, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे, यस करेंगे, तो ये देखिए सक्सेस लिखा आ गया है यहाँ पे। ठीक है ना, सक्सेस का मतलब आपका क्रेडिट नोट जो है वो बन गया है। अब आप व्यू समरी में क्लिक करेंगे, तो व्यू समरी में यहाँ पे आप चेक करिए क्रेडिट नोट जो है वो माइनस में आ रहा है आईजीएसटी में। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ये माइनस में आईजीएसटी में इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ये क्रेडिट नोट की जो फाइल बनती है इसमें हम फिगर्स पॉजिटिव लिखते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव जाता है। क्रेडिट नोट की फाइल में, क्रेडिट नोट में जब आप अपलोड करेंगे तो आपने यहाँ पे माइनस नहीं लिखना है कि हाँ आप यहाँ पे माइनस लिख देंगे तो वो माइनस वाला इफेक्ट वहां पे मिलेगा। क्रेडिट नोट की जो भी आपकी सीएसवी फाइल बनी होगी ऑफलाइन टूल के अगेंस्ट, उन सारों में पॉजिटिव वैल्यू आती है, और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब यही है कि वो जब अपलोड करेंगे आप जीएसटी ऑफलाइन टूल में तो वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और वो आईजीएसटी में इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, अगर वो सेम स्टेट होती तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में आ जाता। यहाँ पे हम कहीं सीजीएसटी और एसजीएसटी बताते नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली जो अपने आप पता लगा लेता है वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई से पता लगा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आईजीएसटी माइनस में आया है वो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड वाला जो है वो इसलिए आया है वो क्योंकि इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो वेस्ट बंगाल की है। ठीक है, अब इसके बाद रजिस्टर्ड वाले में ये रजिस्टर्ड था, ये अनरजिस्टर्ड में आ जाते हैं। अनरजिस्टर्ड में मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड जो होते हैं उनके अगेंस्ट आपने कभी भी जब बनाना है तो आपके पास इनवॉइस वैल्यू और इनवॉइस नंबर वो जरूर आपको याद रखना है। देखिए क्रेडिट नोट, डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड वाले जो होते हैं मैंने आपको बताया था B2C के अंदर आपको कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसमें डायरेक्ट फिगर्स को चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना, या फिर सेम मंथ। ठीक है, लेकिन आपका क्रेडिट नोट B2C लार्ज के अंदर अगर आपने कोई भी इनवॉइस बनाया है, मैं यहां दिखा देता हूं, B2C लार्ज के अंदर आपने अगर कोई भी इनवॉइस बनाया है तो इस इनवॉइस को अगर आपने एडिट करना है या फिर रेक्टिफाई करना है तब उस केस में आपको क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड वाले सेक्शन में उसके लिए अगेंस्ट जो है एक इनवॉइस या फिर क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो क्रेडिट नोट बनेगा वो सिर्फ इसके लिए बनेगा, इसके लिए नहीं बनेगा। ठीक है, तो फाइल भी जो क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड वाली है वो अनरजिस्टर्ड पार्टीज के अगेंस्ट ही बनेगा। यहाँ पे सेम है, इसमें कुछ नहीं करना है आपने। फॉर्मेट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे चेक कर लीजिए यूआर टाइप जो है वो B2CL आ रहा है, वो इसका मतलब ही यही है कि आपका बायर टू कंज्यूमर जो लार्ज वाले हैं वो वाले जो है सेक्शन यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, एक्सपोर्ट वाला जो है उसमें आप डाल सकते हैं कि अगर आपने एक्सपोर्ट में कोई गलती कर दी है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं या फिर उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट, डेबिट नोट बना सकते हैं। पर मोस्टली केसेस में एक्सपोर्ट वाले जो होते हैं क्रेडिट नोट या डेबिट नोट बनते नहीं है, आप उसमें अमेंडमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको ध्यान से उसके अंदर पेश करनी है। नोट नंबर जो है वो आपका वही हो जाएगा, क्रेडिट नोट का जो आपका नंबर आपने बनाया है, डेट हो जाएगी उसमें। लेकिन नोट टाइप मैंने आपको बताया था C और D, C का मतलब है क्रेडिट नोट, D का मतलब है डेबिट नोट। तो यहाँ पे आप प्लेस ऑफ सप्लाई उसके बाद सिलेक्ट कर लेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई में नोट वैल्यू जो है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, और एप्लीकेबल और टैक्स जो भी है ये अगर आपका बनता है स्पेशल रेट में तो आप यहाँ मेंशन करेंगे, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर रेट जो नॉर्मल है आपका वो लगाएंगे और फिर टैक्सेबल वैल्यू और फिर सेस। मैं इन सब को डिलीट कर रहा हूँ कंफ्यूजन हटाने के लिए।
मैं सिर्फ एक B2CL जो है वो ले रहा हूं मैं। यहाँ पे नोट नंबर हमने डाल दिया है, नोट डेट है जो वो हमें यहाँ पे सितंबर डालनी है। ये आपको ध्यान में रखना है कि इनवॉइस की जो वैल्यू है, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 11। इनवॉइस की जो डेट है और जो वैल्यू है वो सितंबर की होनी चाहिए। अगर सितंबर की नहीं होगी तो आप जो भी प्रीवियस मंथ में एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो वो वाली जो है वो वाली डेट होनी चाहिए। देखिए प्रीवियस एडजस्टमेंट जो है उनके किसी क्रेडिट नोट बनाते हैं तो वो हमेशा नेक्स्ट मंथ में ही आते हैं वो, लेकिन वो सिर्फ एक साल के लिए रहते हैं। एक साल के बाद वाले जो होते हैं वो उसमें इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे 2025। इस बारी नोट टाइप जो है वो मैं डी कर रहा हूं, यानी कि मैं क्रेडिट नोट नहीं बना रहा, मैं डेबिट नोट बना रहा हूं इस बारी। डेबिट नोट का मतलब ही यही होता है कि आप अपने इनवॉइस को इंक्रीज कर रहे हैं। हमने जब क्रेडिट नोट बनाया था तो आपने देखा था वहां पे -180 आ रहा था, लेकिन डेबिट नोट जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो वहां पे -80 नहीं है, वहां पे माइनस वाला साइन नहीं आएगा, वहां पे पॉजिटिव वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, तो नोट वैल्यू यहाँ पे जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी, हाँ मैं सिर्फ नॉर्मल से ले लेता हूं मैं 1180। यहाँ पे इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ पे 18% और यहाँ पे 1000। ठीक है, हमने सिर्फ इतने से ही बढ़ाना है, इसको हम सेव कर देंगे। अनरजिस्टर्ड में कोई भी जीएसटी नंबर नहीं लगता है, ये जैसे कि आपको पता है, तो इस पे भी नहीं लगेगा। बैक करेंगे, बैक में इंपोर्ट फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट फाइल में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने B2CL जो है लार्ज इनवॉइसेज ये सिलेक्ट करना है। आपने ये सिलेक्ट कर लिया, इंपोर्ट CSV करा, आप क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड वाला कर रहे हैं तो ये एरर मार जाएगा। ये एरर इसलिए मारेगा क्योंकि आपने जो है सेक्शन गलत सिलेक्ट किया है। हम लोग क्रेडिट नोट बना रहे हैं तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप कोई भी गलत सेक्शन ना चूज कर लें। ठीक है ना, हम लोग क्रेडिट नोट बना रहे हैं अनरजिस्टर्ड वाले, तो क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड वाले जो है इसका मतलब होता है B2C लार्ज अनरजिस्टर्ड क्रेडिट नोट। ठीक है, सिंप्लीफाइड में अगर मैं सिंपल में अगर मैं बताना चाहूँ तो कोई चीज थी, तो ये अनरजिस्टर्ड वाले हैं, तो इसलिए जो आपकी फाइल बनी होगी तभी वो उसके अंदर अपलोड होगी, अदरवाइज वो एरर दे देगी। अब यहाँ पे इंपोर्ट CSV करेंगे, हम लोग फिर से जाएंगे क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड के अंदर, वहां पे उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे सक्सेस लिखा आ जाएगा। अगर आपने कोई भी सेक्शन गलत चूज कर रहे हैं या फिर फाइल गलत चूज कर रहे हैं तो वो आपको हमेशा एरर दिखा देगा, वो सक्सेस नहीं दिखाएगा। इसको चेक करने के लिए हम व्यू समरी में जाएंगे, व्यू समरी में जाने के बाद आप यहाँ पे चेक करें तो क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं, और इसके अंदर मैंने डेबिट नोट बनाया था तो इसलिए ये इस बारी पॉजिटिव वैल्यू आई। यानी कि हम डेबिट नोट का मतलब ही यही होता है कि हम जो भी हमारा इनवॉइस बना होता है वो इनवॉइस के अगर हम अगेंस्ट हम कोई डेबिट नोट बनाते हैं तो वो इनवॉइस की वैल्यू को बढ़ा देता है, लेकिन अगर हम किसी इनवॉइस के अगेंस्ट क्रेडिट नोट बनाते हैं तो वो उसकी इनवॉइस की वैल्यू को घटा देता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स का मतलब ही यही होता है कि आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी जो भी है। क्रेडिट नोट्स है तो क्रेडिट नोट भी इसी सेक्शन में डाल सकते हैं, रजिस्टर्ड वाले हैं तो अगर डेबिट नोट है तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। अब हम लोग टैक्स लायबिलिटी एडवांस, ये इसमें वैसे कोई ज्यादा होता नहीं है, बाकी रह गया HSN वाइज और डॉक्यूमेंट इशू। तो पहले हम सिर्फ इतनी फाइल जो है वो अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे काफी सारी सेक्शंस में हमारी फाइल्स आ चुकी हैं, और अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे कुछ डाटा ऑलरेडी है भी है। ठीक है ना, तो अब ये जो फाइल हम अपलोड करेंगे तो ये फाइल एरर देगी या फिर ये पूरा इसको अपलोड कर लेगी, तो वो हम चेक कर लेते हैं। पहले हम जनरेट फाइल कर लेंगे, जनरेट फाइल करने के बाद ये पूछेगा कि ये फाइल है तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड क्लिक करने के बाद ये सेव करने को बोलेगा, सेव करने के लिए लोकेशन पूछेगा, तो जहां पे भी आपने सेव करना है वो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो मैं GST ऑफलाइन टूल जो है मैं उसी में ही सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये फाइल आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी कई सारी फाइलें बनी हुई है, तो इस बारी ये वाली फाइल जो मैंने बनानी है मैं इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दूंगा एंड में, मैं इसको कर देता हूँ 09। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। देखिए डाउनलोड कंप्लीट हो गया, ये हो गया सेव। आप इसको क्लोज कर देंगे। आपने पोर्टल पे जाना है वापसी, GSTR1 के अंदर रिटर्न्स में, रिटर्न्स में
सितंबर का महीना है, इसको सर्च करेंगे, प्रिपेयर ऑफलाइन जो है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे काफी सारी फाइल्स पहले से ही प्रोसेस में है, इसलिए रिकॉर्ड दिख जाता है आपको। अब आप ब्राउज करेंगे, ब्राउज में जहां पे भी आपने वो फाइल सेव करी है, आपने वो फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने जो फाइल सेव करी थी यहीं पे करी थी, लेकिन लास्ट में 09 था, ये देखिए, और टाइम भी यहाँ पे आ रहा है। तो ये 09, ये वाली फाइल हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसको हम ओपन करेंगे। ये कहता है कि 15 मिनट्स लगते हैं प्रोग्रेस होने में। अगर आपको थोड़ा सा चेक करना है कि जल्दी है या नहीं है, तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे। इसको रिफ्रेश करके करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास आ गया है एरर, प्रोसेस विद एरर। तो ये जो एरर होता है, ये एरर का मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एरर जब आता है तो इट मींस ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी की पूरी फाइल जो है वो गलत हो गई है। मे भी शायद कहीं एक पार्ट में जो है वो फाइल, एक पार्ट या फिर एक जो अपने 5-6 उसके अंदर हमने इसमें अपलोड कर रखे थे, उनमें कहीं गलती आई है। यानी कि ये जैसे हमने 5 सेक्शन अपलोड कर रखे थे तो उनमें कहीं गलती आई है। ठीक है ना, B2B हमने सेक्शन पहले से ही इसके अंदर रखा हुआ था, तो मे भी शायद इसके अंदर गलती आ गई हो। ठीक है, तो इसको देखने का भी एक तरीका है, लेकिन सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि सारा डाटा हमारा उसमें आया है या नहीं आया। आपने बैक करना है, सितंबर में जाएंगे, सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद प्रिपेयर ऑनलाइन इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप वेरीफाई करेंगे कि आपकी कौन कौन से सेक्शंस वाली फाइल जो है वो आ गई है और कौन कौन से नहीं आई है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट इनवॉइसेस डाले थे, एक 1 था, तो ये देखिए वो यहाँ पे है। हम इस पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये देखिए ये आपका एक्सपोर्ट इनवॉइस पूरा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे यानी कि ये आ चुका है। ठीक है, उसके बाद रिलेटेड था ये सप्लाईज, जो कि यहाँ नहीं शो हो रही थी लेकिन है वैसे में। तो रिलेटेड सप्लाईज इस पे क्लिक करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे रिलेटेड सप्लाईज यहाँ पे आ रखी है। ठीक है, जो भी हमने जैसे बनाई थी। फिर हम बैक कर लेंगे, उसके बाद हमने बनाए हैं क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, यहाँ पे 0 आ रहा है देखिए, और यहाँ पे क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो है अनरजिस्टर्ड वाला जो है वो 1 आ रहा है। ठीक है, पहले हम इसको 1 को चेक कर लेते हैं। 1 में देखिए हमने यहाँ पे क्रेडिट नोट जो डेबिट नोट है वो बनाया था, तो वो ऑटोमेटिकली इसको इंक्रीज कर रहा है वैल्यू को। इसको हम बैक कर देते हैं। यहाँ पे क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो है वो 0 आ रहा है, यानी कि एक भी क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो है वो इसके अंदर अपलोड नहीं हुआ। ठीक है ना, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान में रखना है, जब हमने पोर्टल के ऊपर इसको ऐड किया था तो वहां तक कोई एरर नहीं आया था, एंड तक कोई एरर नहीं आया था। ठीक है, मैं इसको दोबारा एक बार डिलीट करके फिर से करता हूँ। क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स पे मैं कहे, मैं सिर्फ क्लियर सेक्शन डाटा यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सारा डाटा नहीं डिलीट करना। क्लियर सेक्शन डाटा से इसी को डिलीट कर रहा हूँ मैं, ये जो एक हमने यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया इसको, और ये कर दिया यस। ठीक है, तो ये हो गया सक्सेस। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जब आप व्यू समरी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड वाले हैं जो वो रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, अब हम फिर से इस फाइल को अपलोड करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि क्या ये एरर इस पोर्टल पे ही दे देता है, इस ऑफलाइन टूल में ही दे देता है, या फिर पोर्टल पे जाके हमें एरर पता लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि ये जो ऑफलाइन टूल है, ये ऑफलाइन टूल आपको सारी फाइल जो है वो एग्जैक्ट सारा कुछ चेक करने के बाद लास्ट में सक्सेस बोल देगा वो। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप फाइल को पोर्टल पे अपलोड करोगे तो वहां पे आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फिर से इसको अपलोड करते हैं। पहले हमारा था क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड, ये वाला, तो हमने इस पे क्लिक कर लिया। ठीक है, इंपोर्ट सीएसवी पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट सीएसवी पे क्लिक करने के बाद क्रेडिट नोट आर, यानी ये वाला जो है, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्रेडिट नोट आर पे हमने जब क्लिक किया तो ये ओपन कर लिया, तो ये पूछता है इसको सेव करने के लिए, तो यस करा। तो ये देखिए यहाँ पे ना सक्सेस आ गया, यानी कि हमारी फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं। इट मीन्स हमारी फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वो यहाँ पे ही एरर दे देता हो। ठीक है, अगर हम व्यू समरी में जाएं, व्यू समरी में जाने के बाद भी अगर आप चेक करें तो यहाँ पे रजिस्टर्ड जो वाले जो है वो आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक भी कोई एरर नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप इस पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा कोई लग नहीं रहा कि कोई एरर आ रहा है। यहाँ पे देखिए जीएसटी नंबर डाला हुआ है, रिसीवर का नाम डाला हुआ है, नोट नंबर है, नोट डेट है। ठीक है, नोट टाइम।
टाइप है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, रेगुलर B2B जो है वो आ गया है, नोट वैल्यू आ गई है, और सप्लाई टाइप्स ये जो भी है सारे इसके अंदर आ गए। ठीक है, यहाँ तक भी कोई एरर नहीं आ रहा। और आप जब आप डाउनलोड करते हैं ना इसको, तो डाउनलोड करने में भी एरर नहीं दिखाता है। अगर आप इससे देख लीजिए, मैं इसको जनरेट फाइल करता हूँ, क्लिक करूंगा, मैं सेव करूंगा और सेम इसी फाइल पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो डाउनलोड करने पे भी वो एरर नहीं आएगा। इसी को मैं ओवरराइट कर रहा हूँ, ये देखिए ये डाउनलोड कंप्लीट भी हो गया। लेकिन जो मैं इसको पोर्टल पे दोबारा अपलोड करूंगा तो वहां पे वो एरर दिखाएगा। आपको जो जीएसटी ऑफलाइन टूल है उसमें जो सेकंड पार्ट मैं आपको जो सिखाने वाला था, वो पार्ट आप यहाँ से स्टार्ट होता है, वो आपको ध्यान से देखना है कि जब हमारे पास डाटा ज्यादा होता है तो हमारा जब एरर आता है, तो एरर में भी शायद किसी एक इनवॉइस के अंदर हो, मे बी इसके अंदर क्या नाम गलत हो, या फिर पार्टी का जीएसटी नंबर गलत हो, या फिर डेट्स गलत हो, या कोई अमाउंट में उसमें या फिर टैक्सेबल वैल्यू में फर्क आ रहा हो। तो पहले हम इसको फिर से अपलोड करके देखते हैं। देखिए सितंबर में गया मैं, ऑफलाइन टूल में गया मैं, ऑफलाइन टूल में यहाँ पे इस फाइल को मैं जनरेट एरर रिपोर्ट को तो पहले क्लिक कर ही देता हूँ। यहाँ पे इसने बोल दिया एरर रिपोर्ट जनरेशन रिक्वेस्टेड, यानी कि ये फाइल जो बनेगी एरर वाली वो थोड़ी देर में बन जाएगी और वो दिखा देगी आपको कि एरर आपका कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इतनी देर में जो हमने अभी नई फाइल बनाई है हम इसको अपलोड करते हैं। हम ब्राउज में जाएंगे, ब्राउज में जाने के बाद यही फाइल थी जो हमने अभी सेव करी है, हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से जनरेट एरर रिपोर्ट आ गई। ठीक है ना, अब जो जनरेट एरर रिपोर्ट आ रही है ये एरर क्यों आ रहा है, ये आपको चेक करने के लिए आपको एरर रिपोर्ट जनरेशन रिक्वेस्ट जो है उस पर क्लिक कर देना होगा। तो ये जनरेट एरर रिपोर्ट पे क्लिक कर देना होगा, तो आपके पास ये मैसेज रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये फाइल यहाँ पे जब डाउनलोड हो जाएगी तो आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। देखिए यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, ये फाइल अभी जनरेट नहीं हुई है, तो मे भी शायद 5 मिनट ले कम से कम। ठीक है, लेकिन ये फाइल ओपन कहाँ होती है, ये फाइल जो आपके पास आएगी वो जेसन फाइल आएगी। देखिए ये फाइल ओपन कहाँ पे होगी, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऑफलाइन टूल जो हमारा होता है इसमें आप बैक करेंगे, इसमें बैक करेंगे, यहाँ पे कहीं भी आप ऑफलाइन टूल की जेसन फाइल जो है उसको रीड नहीं कर सकते। आप इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, या फिर व्यू समरी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जाना होगा। तो मैं एक बार बैक और कर देता हूँ, अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ तक आ रहा था, यहाँ तक भी कोई ऐसी ऑप्शन नहीं दिख रही थी, तो मैं एक बार बैक और कर देता हूँ। यहाँ बैक करने के बाद जब हम लोग जीएसटी ऑफलाइन टूल यूज करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है ना, लेकिन जब आपकी जनरेट एरर रिपोर्ट आ जाती है तो वो एरर रिपोर्ट जो है वो न्यू पे जाके आप नहीं देख सकते। आपको वो जो फाइल है डाउनलोड करनी है पहले, और डाउनलोड करने के बाद जीएसटी पोर्टल से वो डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन करनी है। ये देखिए ये है ओपन डाउनलोडेड एरर फाइल फ्रॉम जीएसटी पोर्टल, वो आपको यहाँ से ओपन करनी। इन तीनों में फर्क सिर्फ ये है कि न्यू यहाँ पे आपको डाटा क्रिएट करना होता है, लेकिन ये जो दो है टैब्स इसके अंदर आपके पास डाउनलोडेड वाली जो फाइल होती है वो फाइल को आप ओपन करके देख सकते हैं कि उनमें क्या एरर आ रहा है या फिर क्या हमारे